नमस्कार दोस्तों। चीन की मिसाइल में ऐसा क्या है कि परीक्षण पर कई देशों ने चिंता जताई। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं और आखिर कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाई है और खुद चीन का इस पर क्या मानना है। चलिए, चीन का कहना है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में परीक्षण किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत ने भी किया था ICBM का परीक्षण, लेकिन उस वक्त पूरे दुनिया में इस तरह का बवाल नहीं हुआ था क्योंकि भारत के बहुत से मित्र मुल्क हैं, तो उन्होंने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन वही चीन ने जब इस मिसाइल का परीक्षण किया तो उसके बहुत सारे देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। चीन के इस कदम का कई देशों ने विरोध किया है। चीन के मुताबिक 25 सितंबर को 40 साल में पहली बार इस तरह का परीक्षण किया गया। ये रूटीन का हिस्सा था। इस मिसाइल के निशाने पर कोई देश नहीं था। चीनी मीडिया की माने तो सरकार ने इस बारे में या इससे संबंधित देशों को पहले से ही बता दिया था, लेकिन जापान का कहना है कि उसे ऐसी कोई सूचना दी ही नहीं गई थी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस मामले में चिंता जाहिर की है। इस लॉन्च से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि इससे पता चलता है कि चीन की लंबी दूरी तक हमला करने के न्यूक्लियर क्षमता बढ़ी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तो छोड़े, अमेरिका ने पिछले यानी कि बीते साल ही आगाह किया था कि चीन ने डिफेंस अपग्रेड के तहत अपनी परमाणु ताकतों को मजबूत किया है। चीन ने जिस मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण किया है वो 5500 यानी 5500 किलोमीटर तक वार कर सकती है, लड़ाई कर सकती है। इससे चीन की पहुंच अब अमेरिका के हवाई द्वीप तक हो गई है। लेकिन चीन की सैन्य ताकत अब भी रूस और अमेरिका से करीब 5 गुना कम है। चीन कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर रख रखाव सिर्फ इसलिए है कि कोई और हमला न कर दे उसके ऊपर, सिर्फ अपने रक्षा को लेकर के यानी डिफेंस को लेकर के इसने ये न्यूक्लियर बम बनाए हैं। चीन ने 25 सितंबर को ऐलान किया था कि लंबी दूरी की मिसाइल का स्थानीय समय अनुसार सुबह के 8:44 पर परीक्षण किया गया है। मिसाइल के साथ एक नकली यानी कि डमी वारहेड था जो उससे पहले तय की गई जगह पर गिरा। माना जा रहा है कि यह जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर में हो सकती है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टेस्ट लॉन्च रूटीन और सालाना ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। विश्लेषकों का कहना है कि चीन का आखिरी ज्ञात यानी कि लास्ट टाइम ICBM परीक्षण 1980 के दौर में हुआ था। आमतौर पर चीन यह परीक्षण देश के अंदर ही किसी हिस्से में किया करता था। अतीत में तो यह सचियांग प्रांत के टकलामकान रेगिस्तान है, वहां पे ऐसे परीक्षण किया करते थे। न्यूक्लियर मिसाइल विशेषज्ञ ने कहा इस तरह के परीक्षण अमेरिका जैसे दूसरे देशों के लिए असामान्य नहीं है, मगर चीन के मामले में ये सामान्य बात भी नहीं है। चीन के परमाणु आधुनिकीकरण के परिणामों के चलते पहले ही काफी बदलाव आ चुके हैं। ये लॉन्च अब चीन के रुख में बदलाव को दिखाता है। चीन के इस परीक्षण पर प्रतिक्रियाएं दूसरे देशों में भी देखने को मिली। जापान ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में अस्थिरता और गलत आकलन का जोखिम बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मामले में चीन से जवाब मांगा है। तो वहीं न्यूजीलैंड ने चीन के परीक्षण का स्वागत तो नहीं किया और इसे चिंता पैदा करने वाला हरकत बताया है। वह बहुत ही नाराज दिखे इससे। चीन का इसमें आखिर इरादा क्या था? मुझे नहीं लगता कि चीन इसके जरिए कोई राजनीतिक संदेश देना चाहता था, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इस कदम से इस क्षेत्र और अमेरिका को यह याद रखना होगा कि परमाणु ताकत के मामले में एशिया में सबसे तेजी से बदलाव हो रहा है। कई दूसरे जानकारों का कहना है कि यह अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के लिए साफ संदेश है कि ताइवान स्ट्रेट संघर्ष में किसी तरह का सीधा दखल अमेरिका की धरती को भी खतरे में ले आएगा। चीन का यह परीक्षण अमेरिका और एशिया में उसके सहयोगियों को यह दिखाता है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। समय ही सब कुछ है। चीन कहता है कि निशाने पर कोई देश नहीं था, मगर चीन का जापान, फिलीपींस और ताइवान से तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका और चीन के संबंधों में बीते एक साल में सुधार देखने को मिला था, मगर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता, आक्रामकता एक बाधा बनी हुई है। फिलीपींस और चीन के जहाज विवादित जल क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। बीते महीने जापान ने आरोप लगाया कि चीन के जासूसी प्लेन जापानी हवाई क्षेत्र में घुसे। जापान ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था और इसके बाद जापान के लड़ाकू विमान भी सक्रिय दिखे।
चीन और ताइवान के संबंध भी तनाव की एक वजह है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर को कहा था कि चीन ने हाल ही में यानी कि उसी दिन बड़े स्तर पर मिसाइल फायरिंग की और दूसरे सैन्य अभ्यास किए। इसी बयान में कहा गया था कि ताइवान के आसपास 23 चीनी सैन्य विमान पाए गए। ये विमान लंबी दूरी के निशाने पर थे। चीन ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में अपने जहाज और विमान भेजता रहता है। अपनी घुसपैठ को सामान बनाने के लिए चीन इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहता है। जुलाई में चीन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर अपनी बातचीत को सस्पेंड कर दिया था। अमेरिका की ओर से ताइवान को हथियार बिक्री के विरोध में चीन ने यह कदम उठाया था। बीते साल अमेरिका ने चीन के परमाणु आधुनिकीकरण को लेकर आगाह भी किया था। तब अमेरिका ने अनुमान लगाया था कि चीन के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 350 तो अकेले आईसीबीएम है। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2030 तक चीन के पास 1000 वॉरहेड्स होंगे। अमेरिका और रूस का कहना है कि उनके पास 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं। वॉरहेड्स, आइए समझते हैं ये वॉरहेड्स होता क्या है। वॉरहेड्स सैन्य हथियार प्रणाली का वह हिस्सा है जिसमें विस्फोटक, रासायनिक, जैविक या परमाणु सामग्री भरी होती है जो लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उपयोग की जाती है। वॉरहेड्स मिसाइल, रॉकेट, बम या टॉर्पीडो के साथ जुड़े होते हैं और जब यह लक्ष्य पर पहुंचते हैं या उससे टकराते हैं तो विस्फोट होता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि टॉर्पीडो क्या होता है। टॉर्पीडो एक स्वचालित हथियार है जिसे पानी के भीतर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर समुद्री युद्ध में। यह एक लंबी बेलनाकार मिसाइल की तरह दिखता है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों या हवाई जहाजों से दागा जा सकता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य जैसे दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को निशाना बनाता है और टकराते ही या उसके पास पहुंचते ही विस्फोट करता है। टॉर्पीडो को समुद्री युद्ध का एक शक्तिशाली और खतरनाक हथियार माना जाता है क्योंकि यह पानी के भीतर काम करता है और अपने लक्ष्य पर बिना देखे ही हमला कर सकता है। अब आगे बात करते हैं वॉरहेड्स कितने प्रकार की होती है। वॉरहेड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला पारंपरिक वॉरहेड्स, दूसरा परमाणु वॉरहेड्स, तीसरा रासायनिक और जैविक वॉरहेड्स। तो पारंपरिक वॉरहेड्स, इनमें आमतौर पर विस्फोटक सामग्री होती है जो विस्फोट कर नुकसान पहुंचाती है। यह समान बमों और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। तो वही परमाणु वॉरहेड्स, ये परमाणु सामग्री से लैस होते हैं और इनका विस्फोट बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। परमाणु वॉरहेड्स का इस्तेमाल बहुत ही शक्तिशाली मिसाइलों में किया जाता है। तो वही तीसरी रासायनिक और जैविक वॉरहेड्स है। इनमें रासायनिक या जैविक एजेंट्स भरे होते हैं जो विस्फोट के बाद वातावरण में फैलकर जहर फैलाते हैं या बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। वॉरहेड्स का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों, सैन्य उपकरणों या लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट करना होता है। इसीलिए अमेरिकन रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक चीन के पास 1000 वॉरहेड्स होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये वॉरहेड्स क्या है, जबकि अमेरिका और रूस उनके पास तो 5000 से भी ज्यादा वॉरहेड्स हैं। चीन की मिलिट्री रॉकेट फोर्स को लेकर भी विवाद है। ये यूनिट परमाणु हथियारों को संभालती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को लेकर बीते साल इस यूनिट के 2 नेताओं को भी निकाल दिया गया था। अब मिला जुला कर देखा जाए तो एक ही बात है कि चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है और ये सारी तैयारी उसी को लेकर है क्योंकि अमेरिका उसमें दखल अंदाजी करता रहता है। इसलिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमारे पास वैसे भी हथियार हैं जो अमेरिका तक पहुंच रखती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।